नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण सरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सीटू के बैनर तले टाउन जंक्शन में हुई श्रमिक सभाएं, सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने का आह्वान। युवक पर धारदार हथियार से हमला कर नकदी व फोन छीन ले गए 2 अज्ञात बाइक सवार, सदर थाना में दर्ज हुआ मामला। पेयजल समस्याओं के निराकरण की मांग, माकपा कार्यकर्ताओं ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के समक्ष प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। डीवाईएफआई कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज की विद्युत संबंधी समस्याओं के निराकरण की मांग। घायल मेट को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने की मांग, मेट संघर्ष समिति ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। माकपा से जुड़े श्रमिक संगठनों द्वारा टाउन तथा जंक्शन की धान मंडियों में श्रमिक सभाओं का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने का आह्वान किया गया। भूमि अध्यादेश वापस लो, वापस लो, वापस लो। निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। माकपा से संबंधित भारतीय ट्रेड यूनियन से जुड़े श्रमिकों की टाउन तथा जंक्शन में सभाओं का आयोजन किया गया। सभाओं में बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते डॉक्टर्स, नर्सेज, अस्पताल कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, एम्बुलेंस एवं पुलिस कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित होने में जान जाने तक के मामले सामने आ रहे हैं। हनुमानगढ़ जिले में भी कोरोना से कई मौतें हो चुकी हैं और बड़ी संख्या में कोरोना मरीजों की बढ़ोतरी हुई है। आशा सहयोगी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहित 50 लाख से ज्यादा श्रमिक इस महामारी से लड़ रहे हैं। इन्हें स्वास्थ्य उपकरण, सैनिटाइजर भी उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे। इसी तरह राज्य के स्वास्थ्य मिशन में कार्य करने वाले कर्मचारी, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, ठेके के फिक्स रेट के आधार पर अनुबंध पर कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मी, एम्बुलेंस चालक, सफाई कर्मचारी लगातार 24 घंटे काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना की आड़ में श्रम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। निर्माण श्रमिकों के हिस्से के 328 करोड़ 50 लाख रुपए राज्य सरकार ने उधार ले लिए। इससे निर्माण श्रमिकों की तमाम सुविधाओं को रोक दिया गया। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि कोरोना काल में राहत देने की बजाय सरकार ने विद्युत दरों में बेतहाशा वृद्धि कर आम जनता को लूटने का काम किया है। इससे आम जनता त्रस्त है और इतने भारी भरकम बिल चुकाने में असमर्थ है, क्योंकि आम जनता के पास रोजगार का कोई साधन नहीं है। इन सब मुद्दों को लेकर सभा में संघर्ष करने का आह्वान किया गया। इस दौरान सभा के बाद संबंधित विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा गया। सभा में बहादुर सिंह चौहान, मेजर सिंह, शोपत राम, सुदेश शर्मा, राकेश बजाज, गुरप्रीत सिंह, चिंदर सिंह सहित अन्य नेताओं ने अपने विचार रखे। कोरोना पे काबू पा लिया, 80% काबू पा लिया, 70% काबू पा लिया। ये झूठी बयानबाजी कर जनता को पगलाने का काम कर रही है। अब आगे सर्दी आ रही है, इसमें ये जो बीमारी है भयंकर रूप लेने वाली है। यदि इस बीमारी ने भयंकर रूप ले लिया तो हमारी सरकार इसको संभालना, सरकार के लिए संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोगों का रोजगार गया, चाहे वो हनुमानगढ़ हो, पूरे देश में तमाम कल कारखाने के मालिकों ने कल कारखाने बंद कर दिए और सारे मजदूरों की छटनी कर दी। बड़ी बड़ी कंपनियां, ये हरियाणा में होंडा की कंपनियां, दूसरी बड़ी कंपनियां हैं जो मोटरसाइकिल और कारें बनाती हैं, उन्होंने मजदूर निकाल दिए। हमारी ये मांग है कि तमाम उन मजदूरों को वापस उनको काम पर लो और लॉकडाउन के दौरान भी जो उनकी मजदूरी मिलती थी वो भी उनको दे। आज पूरे राजस्थान ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जो किसानी पे संकट आया है, मजदूर पे संकट आया है और सरकार आए दिन मजदूर और किसान को किस तरह परेशान किया जाए, इस तरह के अध्यादेश ला रही है। किसान पे आज खेतों के अंदर आप जाके देखो, नरमा रोग से पूरी तरह झुलस चुका है और उसके ऊपर और एक नया कानून ला दिया गया है कि बिचौलिए खत्म, सीधा ही बड़े पूंजीपति आएगा, किसान से औने पौने दामों में माल खरीदेगा। क्योंकि राष्ट्रीय आह्वान पर मोदी सरकार की जन विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी नीतियों के विरोध में हनुमानगढ़ जंक्शन में पूरे सीटू का तमाम मजदूर हमने एक सभा बुलाई। सभा के माध्यम से हमने सरकार को चेतावनी दी है कि जो आपने जो ये 3 काले कानून लेके आए हो, इस काले कानूनों को आप वापस नहीं लेते तो इलाके का तमाम मजदूर इस केंद्र की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा और इस कानूनों के माध्यम से
सरकार किसानों मजदूरों को मारने का काम कर रही है, जिससे कि इलाके का किसान बर्बाद हो जाएगा, मजदूर बेरोजगार हो जाएगा, जिसको सीटू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। और आने वाले समय में इस सरकार का हम डटकर मुकाबला करेंगे और इसको झुकाने का काम करेंगे। आज CITU का राज्यव्यापी हमारा विरोध स्वरूप आज हमारे कार्यक्रम है पूरे राजस्थान में, और हनुमानगढ़ टाउन की यहाँ अनाज मंडी में हमने आम सभा की है। और आम सभा करने के बाद हमारी जो मुख्य मांगे हैं, जो लगातार हम उठा रहे हैं कोरोना के चलते और लॉकडाउन के चलते, कि जो कि 7500 रुपया हर वो जो इनकम टैक्स के दायरे से जो जनता बाहर है उनको 7500 रुपया सरकार प्रति माह दे, जब तक ये कोरोना की जो स्थिति ठीक नहीं होती। और 10 किलो अनाज की बात है कि वो 10 किलो अनाज प्रति व्यक्ति लगातार 6 माह के लिए दे। और सबसे बड़ा सवाल है बिजली का, कि बिजली के बिल, हमारी ये मांग थी कि बिजली के बिल हमारी सरकार माफ़ करे हमें, लेकिन हम देख रहे हैं कि बिल माफ़ करने की बात तो दूर, अभी जो बिल हमारे आए हैं वो बहुत ही भारी भरकम बिजली के बिल आए हैं। अभी कह रहे हैं कि बिजली की तमाम इस कंपनी को, चाहे यहाँ जोधपुर डिस्कॉम में, उसको बहुत बड़ा घाटा हुआ है, और इस दौरान वो हमारे बिजली के वो सारे खर्चे उसमें डाल के बिजली के, और 1 रुपये प्रति यूनिट बढ़ाकर हमारे से बिजली के बिल वसूल किए जा रहे हैं। ये कोड में खाज का काम करेंगे। ये तमाम हमारी मुख्य जो सवाल है, उस सवालों को लेकर आज हम यहाँ मुख्यमंत्री जी को यहाँ ज्ञापन देंगे। उनके यहाँ के जो हमारे नगर परिषद के कमिश्नर हैं उनके मार्फत। 2 बाइक सवार व्यक्ति एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर नकदी व फोन छीन कर ले गए। घायल युवक की रिपोर्ट पर सदर थाना में मामला दर्ज किया गया है। सदर पुलिस थाना क्षेत्र के गांव बनवाला व पक्का भादवा के बीच गोलवाला रोड पर 2 बाइक सवारों ने एक व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला कर 28,000 रुपए की नकदी व मोबाइल फोन लूट लिया। लूट की वारदात के बाद हरकत में आई पुलिस ने लुटेरों की तलाश आरंभ कर दी है। CCTV कैमरों के फुटेज से लुटेरों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। सदर पुलिस थाना क्षेत्र में हुई वारदात में युवक धारदार हथियारों की चोट लगने से गंभीर घायल हो गया। उसे टाउन स्थित राज के जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। पुलिस के अनुसार गाँव गोलवाला निवादन के वार्ड नंबर 5 का निवासी अशोक कुमार पुत्र ओम प्रकाश कुमार सीकर में फर्नीचर का काम करता है। वह सीकर से बुधवार रात अपने गांव के लिए रवाना हुआ। बुधवार गुरुवार की रात करीब 2:30 बजे वह श्रीगंगानगर रोड पर स्थित गांव पक्का सारना के बस स्टैंड पर बस से उतरकर किसी वाहन का इंतजार कर रहा था। इस दौरान कुछ देर बाद वहां बाइक पर सवार 2 युवक आए। बाइक सवारों ने अशोक कुमार को गोलूवाला छोड़ने की बात कहकर लिफ्ट दे दी। जब वे गोलूवाला रोड स्थित गाँव बनवाला से करीब 1 किलोमीटर आगे पक्का भादवा की तरफ पहुंचे तो बाइक सवारों ने यह कहकर अशोक कुमार को बाइक से नीचे उतार दिया कि पेट्रोल कम है, वे बनवाला से बाइक में पेट्रोल भरवा कर आ रहे हैं, तब तक वह उनका यही इंतजार करे। यह कहकर बाइक सवार वापस बनवाला की तरफ चले गए। इस दौरान अशोक कुमार पैदल ही गोलवाला की तरफ जाने लगा तो करीब 10 मिनट बाद बाइक सवार पीछे से आए और कुल्हाड़ी नुमा धारदार हथियार से अशोक कुमार के सिर में कई वार कर दिए। हाथ व पैर पर भी धारदार हथियार की चोट मारी गई, इससे अशोक कुमार के गंभीर चोटें लगी और वह नीचे गिर गया। बाइक सवार अशोक कुमार को सड़क किनारे फेंक उसकी जेब से 28,000 रुपए और मोबाइल फोन, कपड़ों से भरा बैग लूट कर वहाँ से फरार हो गए। इसके बाद अशोक कुमार बेहोश हो गया। किसी तरह वह बाद में ईंट भट्टे पर पहुंचा। वहाँ उसने काम करने वाले मजदूरों को फोन लेकर अपने पिता से बात कर उन्हें घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजनों ने मौके पर पहुंच अशोक कुमार को गोलूवाला के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद वहां से अशोक कुमार को हनुमानगढ़ रेफर कर दिया गया। परिजनों ने उसे टाउन के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। घटना का पता चलने पर सदर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और बाइक सवार लुटेरों के भागने की दिशा में CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली तो फुटेज में बाइक सवार गाँव पक्का भादवा तक नजर आ रहे हैं। पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी है। लोड़े का लड़का था ओम प्रकाश, अशोक कुमार सनोप ओम प्रकाश, रात को सीकर से आया था और रोडवेज बस से पक्का सारना उतर गया था। पक्का सारना पे बस स्टैंड पे ये कह रहा जी 2 मोटरसाइकिल वाले आए और मैंने इशारा किया कि कहाँ जा रहे हो, कि इधर ही जा रहे हैं पक्का भादवा की तरफ। तो मैं उनके साथ बैठ गया। बनवाड़ा से आगे जाते ही ये कहा जी हमारे मोटरसाइकिल में तो तेल कम है, हम गोलूवाला नहीं जाएंगे। वही मेरे को उतार दिया। उतार कर ये वापस आ गए। 10 मिनट बाद में वही मोटरसाइकिल वाले गए और मेरे सिर में जो धारदार हथियार से वार किया, जिससे मैं बेहोश होकर गिर गया। मेरे पास एक बैग था, उसमें 20,000 रुपये थे और जेब में 8,000 रुपये थे। वो रुपये निकाल लिए और बैग छीन के मुझसे ले गए। तो मेरे को चोट लग गई। उसके बाद मुझे होश आया, पास में भट्टा था, ईंट भट्टा,
उस पर जाकर मैंने अपने घर टेलीफोन किया, वहाँ से मेरे घर वाले आए, मुझे हंड्रेड में भर्ती करवाया। ये लूट का मामला है, 323-47 मारपीट और लूट। पेयजल समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर माकपा कार्यकर्ताओं ने जंक्शन स्थित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के समक्ष प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से हनुमानगढ़ तहसील में चल रहे पेयजल संकट के खिलाफ गुरुवार को जंक्शन स्थित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। साथ ही मांग के संदर्भ में अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन के दौरान हुई सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि आमजन पीने के पानी को तरस रहा है, लेकिन जलदाय विभाग व राज्य सरकार आंख मूंद कर बैठी है। यहाँ के विधायक, जनप्रतिनिधि जनता की समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। ऐसे ही निकम्मे अधिकारियों की तैनाती जिला मुख्यालय पर कर रखी है। ऐसे अधिकारियों को जनता के दुख तकलीफ की कोई फिक्र नहीं है। क्षेत्र के चक 22 व 23 एनडीआर में पीने के पानी का भारी संकट चल रहा है। इसके अलावा चक 28 एनडीआर वाटर वर्क्स की चारदीवारी तक नहीं है। इस कारण आवारा कुत्ते व निराश्रित गोवंश वहाँ गंदगी फैलाते रहते हैं, इसलिए वाटर वर्क्स की चारदीवारी अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि गाँव मुंडा के वार्ड 1 व 2 में भी पेयजल का संकट गहराया हुआ है। सजीपुरा गाँव के आधा दर्जन वार्डो में भी यही स्थिति बनी हुई है। W98 में घरों में गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। इस संदर्भ में पूर्व में भी कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। माकपा ने कहा कि जलदाय विभाग के निकम्मेपन को माकपा सहन नहीं करेगी। इस दौरान जलदाय विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा गया। इस मौके पर सुनील शर्मा, देवीलाल, आमिर खान, BS पेंटर, रिशपाल, वेद मक्कासर, सुभाष सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। आज तक कोई जनप्रतिनिधि अगर इनसे बात करे तो ये अपने आप को पता नहीं खुदा समझते हैं। वो कहते हैं, वो उनको फोन पर धमकाते हैं कि आप सीधी तरह से काम करो वरना ठीक नहीं रहेगा। हम ये बताने के लिए आए इनको कि तेरे जैसे यहाँ पता नहीं कितने एक्शन आए और कितने चले गए। आपसे पहले यहाँ के SP साहब APO हैं, उनसे पूछ लीजिए, वो भी हमारे धक्के चढ़ गए एक दिन। ग्राम पंचायत 22-23 एनडीआर 2 सबसे ग्राम पंचायत है। उसमें पंचायत भवन निर्माण के लिए वहाँ नींव पट्टी की, उसमें इनकी जलदाय विभाग की 3 पाइपलाइनें डली हुई है जो वार्डों में जाती है। इनको हमने एक्शन साहब को लगातार 15 दिन से फोन के माध्यम से, हमने पंचायत के प्रस्ताव के माध्यम से इनके JN IN उनको सबको अवगत करा दिया। अवगत कराने के बाद में भी ये नहीं उसको सीरियस ले रहे हैं और लगातार हम जब फोन करते हैं फोन पर ये धमकाते हो रहे हैं कि आपने ठीक नहीं की तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आज पूरा गांव गुस्से में और गर्मी के समय के अंदर आज पानी की बहुत भारी किल्लत है। आज हमने इनको चेता दिया कि 3 दिन में आप पाइपलाइन शिफ्टिंग करके दूसरी जगह चालू करवाओ, अन्यथा 3 दिन के बाद में अनिश्चितकालीन पड़ाव डालेंगे। गांव 22-23 एनडीआर वार्ड नंबर 50-55 शहर के W98 सेजीपुरा के वार्डों में जहां पानी नहीं आ रहा है, मुंडा के 1 नंबर 2 नंबर वार्डों में, 3 नंबर 4 में जहां पानी नहीं आ रहा है, वहां क्षेत्र के लोगों ने आज जलदाय विभाग पर प्रदर्शन कर ये मांग की है कि इस गर्मी में कोरोना काल के अंदर अपनी व्यवस्थाएं सुधार नहीं की है और इसको लेकर यहाँ काफी लोग आक्रोशित होकर उन्होंने ज्ञापन दिया है और ये मांग की है कि अगर जल्दी इन समस्याओं को हल नहीं किया गया तो 22 तारीख से यहाँ से आंदोलन की शुरुआत करेंगे। यहाँ अनिश्चितकालीन शुद्ध पानी के लिए लड़ाई है, शुद्ध के लिए ये युद्ध है जो लड़ने का काम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी करेगी। 21 सितंबर से निजी स्कूल दोबारा खुलेंगे, लेकिन कोरोना के दृष्टिगत केवल कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को ही स्कूल में आने की अनुमति होगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार द्वारा अनलॉक के तहत देश की जनता को राहत देने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में केंद्र सरकार की एडवाइजरी के मुताबिक 21 सितंबर से निजी स्कूलों में शिक्षण का काम दोबारा होने की संभावना है, लेकिन वहीं मौसम में तब्दीली के साथ साथ प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। ऐसे में यदि शिक्षण गतिविधियां दोबारा शुरू होती हैं तो स्कूल संचालकों को कोरोना से बचाव के लिए दुगने एहतियात बरतने पड़ेंगे। निजी शिक्षण संस्था संचालकों ने सरकार के इस फैसले को दुरुस्त करार देते हुए विद्यार्थियों के हक में इसे मुनासिब बताया। निजी शिक्षण संस्था संचालकों का कहना है कि पिछले 6 महीनों से कोरोना के चलते शिक्षण संस्थाएं पूर्णतः बंद पड़ी हैं। ऐसे में शिक्षण संस्थाओं से जुड़े कामगार लोगों की आर्थिक स्थितियां बेहद नाजुक हो गई हैं। इन परिस्थितियों से उभरने के साथ साथ विद्यार्थियों को नियमित शिक्षा से जोड़ने के लिए स्कूलों को खोलना बेहद जरूरी है। शिक्षण संस्था संचालकों का कहना है कि लॉकडाउन के चलते ऑनलाइन शिक्षा से विद्यार्थियों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन देश की आधे से ज्यादा आबादी गाँव में बसी हुई है। ऐसे में प्रत्येक विद्यार्थी को शिक्षा के नेटवर्क से जोड़ पाना असंभव काम है। विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल शिक्षा
शिक्षा से जोड़ने के लिए भी स्कूलों का संचालन अनिवार्य है। शिक्षण संस्था संचालकों ने बताया कि कोरोना के दृष्टिगत स्कूलों में 30 से 50% स्टाफ सहित कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को अभिभावकों की अनुमति के साथ मार्गदर्शन के लिए स्कूल में आने की अनुमति सरकार द्वारा दी गई है। शिक्षण संस्थाओं के संचालन के साथ ही स्कूलों में एहतियात के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का ध्यान रखने के लिए केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। बहरहाल कोरोना के माहौल को देखते हुए एक बात तो तय है कि प्रत्येक अभिभावक और शिक्षण संस्था संचालकों को अपने यहाँ शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों की सुरक्षा का स्वतः ही ध्यान रखना होगा। 21 तारीख से राज्य सरकार ने ये कहा है कि जो शिक्षण संस्थाएं हैं, जो स्कूल्स हैं, उनमें बच्चे अभिभावक की अनुमति से विद्यालय में उचित मार्गदर्शन के लिए आएंगे। स्कूलों ने अपनी व्यवस्था, उनकी गाइडलाइन जो है उसके अनुसार सैनिटाइजर है, सैनिटाइजर मशीन है, हैंड वॉश के लिए हैं जो साधन है वो। बच्चे अगर मास्क पहन के आएंगे, अगर 2-4 बच्चे नहीं आते हैं तो उसके लिए मास्क उपलब्ध कराए जाएंगे। क्लास के अंदर केवल 1/3 बच्चों को एक दिन बुलाया जाएगा, 9वीं से 12वीं क्लास के लिए, और उसमें भी स्कूल लगेगा नहीं, वो केवल गाइडेंस के लिए टीचर के पास कोई 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट पूछ के चले जाएंगे। उनके सिटिंग के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया है, काफ़ी गैप होगा, एक दूसरे की कॉपी शेयर नहीं करेंगे, ये भी होगा। लेकिन जिस तरह से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं उसमें इस समय 21 तारीख से स्कूल खोलना वो जो है अभी ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा स्कूलों को बंद करने की नौबत आ जाए, क्योंकि बहुत सावधानी की ज़रूरत है इस समय। तो प्राइवेट जो स्कूल हैं हम लोग उसके लिए तैयारी अपनी कर रहे हैं। अगर सरकार खोलती है तो हम पूरी सावधानी के साथ विद्यालयों का संचालन कोविड-19 की पालना करते हुए गाइडलाइन की करें। 6 महीने की परिस्थितियों में स्कूलों के सामने बड़ी विकट परिस्थितियां पैदा हुई हैं और हमको मजबूरन कुछ स्टाफ को या तो सैलरी कम करनी पड़ी या कईयों को जवाब भी देना पड़ा। लेकिन अभी हम जो 21 तारीख से खोलने जा रहे हैं उसमें हम स्टाफ भी केवल 30 से 50% ही बुलाएंगे एक बार, क्योंकि सरकार की जो गाइडलाइन है उसमें भी स्टाफ को पूरे को बुलाने की जो अनुमति नहीं है, तो उस गाइडलाइन का हम ध्यान रखेंगे। आदेश अभी तक हमारे पास लिखित में तो कुछ आया नहीं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी की थी कि 21 तारीख से 9वीं से लेकर 12वीं तक कक्षाएँ खोल दी जाएंगी, और उसमें 6 फुट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, सैनिटाइज का पालन करते हुए, प्लस उनको इवन ऑर्डर में बुला के बच्चों को, जैसे आधे बच्चों को आज पढ़ा दिया, आधे बच्चों को एक दिन छुट्टी कर दी, इस तरह ये सिस्टम बनाया है। तो यदि ये लागू किया जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, और इसमें बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। मेन चीज़ तो ये जैसे कि अपना पूरा भारत ज़्यादातर गाँव में बसता है, तो ग्रामीण बच्चों को इसका ऑनलाइन एजुकेशन से ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। बच्चे इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। यदि रेगुलर क्लासेज हो जाती हैं 9वीं से लेकर 12वीं तक, तो बच्चों का ही भला होगा, प्लस स्टाफ जो लिमिट है उसको काम मिल जाएगा, और स्कूल में भी चहल पहल हो जाएगी, प्लस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, तो ये बहुत ही बढ़िया फैसला है। यदि सरकार और राज्य सरकार इसको लागू करती है तो बहुत ही बढ़िया है। कि जैसे कि हम देख रहे हैं फरवरी से लेके मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, कोरोना जो कि एक पेंडेमिक और एपिडेमिक है, सर्व विश्वव्यापी बीमारी है, इसके अंदर बच्चे जो हैं वो लंबे समय से घर पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ सरकार ने जो अभी नया आदेश जारी किया है और या नया सिफारिश की है कि बच्चों का जो समय का सदुपयोग है वर्तमान में वो किस प्रकार किया जाए, तो एज ए पेरेंट्स मैं यह चाहूँगा कि जो सीनियर बच्चे हैं 9 क्लास टू 12th, अब समय आ चुका है, वे थक चुके हैं ऑनलाइन एजुकेशन से। आंखों में चुभन, माइग्रेन, पीठ में दर्द, जो कनेक्टिविटी एक टीचर और स्टूडेंट की लाइव क्लास में होती है वो ऑनलाइन क्लास में नहीं बन पाती। तो वर्तमान में मेरा तरफ से मेरा ये है सुझाव है कि 9th से 12th तक के बच्चों को स्कूल बुलाया जाए, सिलेबस को शॉर्ट और आसान बनाते हुए क्लासेस को
लंबी करने के बजाय शॉर्ट करते हुए उनकी क्लास कुछ निश्चित समय में लगाई जाए, न कि पहले की तरह पूरे टाइम टेबल के साथ। घायल मेट को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर मेट संघर्ष समिति के सदस्यों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गांव डबली रठान में मेट और श्रमिक के बीच विवाद में घायल मेट सुखदेव सिंह को आर्थिक सहायता देने की मांग को लेकर मेट संघर्ष समिति के सदस्य गुरुवार को जिला कलेक्टर से मिले। समिति पदाधिकारियों ने बताया कि गांव डबलीवास कुतु में कुछ दिन पहले मेट सुखदेव सिंह पर एक श्रमिक ने कस्सी से जानलेवा हमला कर दिया था। हमले में घायल मेट का श्रीगंगानगर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। मेट सुखदेव सिंह निर्धन परिवार से है, ऐसे में उसके परिजनों को सुखदेव सिंह के उपचार कराने में आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में मेट संघर्ष समिति पूर्व में सुखदेव सिंह को आर्थिक सहायता देने की मांग को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से मिली थी, लेकिन अभी तक इस संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। समिति पदाधिकारियों ने शीघ्र अतिशीघ्र सुखदेव सिंह को आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग की है। दुर्घटना हुई थी मेट साथी डबलीवास कुतुब से सुखदेव सिंह भाई के साथ 18 तारीख को, तो उसमें उनकी हालत बड़ी मरणासन हालत है और उनका तो जो आर्थिक खर्च है वो ये परिवार उठा नहीं सकता, क्योंकि एक न्यूरो सर्जन अपने भी जानते हैं पैसा लेते हैं, जिसके करीबन 4-5 लाख रुपए आराम से बन जाते हैं। तो एक मेट इस पैसे का वहन कहाँ से करेगा? इसीलिए हम श्रीमान जी कलेक्टर महोदय और पंचायती राज मंत्रालय आयुक्त महोदय पीसी किशन साहब से भी मिल चुके हैं, तो उन्होंने इधर भेज दिया, कलेक्टर साहब ने सीओ साहब के पास भेज दिया, सीओ साहब ने वापस कलेक्टर साहब के पास भेज दिया। अभी तक ये भेजाबाजी वाले चक्कर चल रहा है कि देने वाला कोई सिस्टम नहीं है कि क्या दे रहे हैं। अब बात पता लगाते हैं भी क्या दे रहे हैं, वरना फिर 1 तारीख जो अभी आ रही है उससे लेने के लिए धरना और प्रदर्शन वो तो है ही। आज हम मेट सुखदेव सिंह जो गत दिनांक 18/8/2020 को एक कथित मजदूर द्वारा घायल कर दिया गया था, जो अभी गंभीर अवस्था में है, उसके लिए हम आर्थिक मदद के लिए कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपेंगे और उसको न्याय भी दिलाने के लिए, ताकि उसको न्याय मिले। अभी तक राजकीय कार्य में बाधा का मुकदमा जारी नहीं हुआ है, उस मुकदमे में वह धारा लागू करवाने के लिए कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपेंगे। वह उनको अगर हमारी ये मांग नहीं मानी जाती है और हमें इसका संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया जाता है, तो हम आने वाली 1 तारीख 1/10/2020 को अनिश्चितकालीन धरना व प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें पूर्ण रूप से सरकार व प्रशासन की जिम्मेवारी होगी। बेरोजगारी की रोकथाम की मांग को लेकर डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े युवाओं ने राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में देश में बढ़ रही बेरोजगारी की रोकथाम करने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि कोरोना के चलते देश भर में लगे लॉकडाउन के कारण प्रत्येक व्यक्ति का जीवन प्रभावित हुआ है। लॉकडाउन के कारण लोग आर्थिक बदहाली का सामना कर रहे हैं। इसके चलते कई युवा अपना रोजगार तक खो चुके हैं और समाज में बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। युवाओं का कहना है कि बेरोजगारी के चलते समाज में अराजकता भी बढ़ रही है तथा अपराधों का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा सार्वजनिक विभागों का निजीकरण किया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे लाखों लोगों का रोजगार प्रभावित होगा। युवाओं ने ज्ञापन के जरिए बेरोजगारी की रोकथाम की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में सतपाल राम, राकेश कुमार, सुनील कुमार सहित अन्य युवा शामिल थे। आज हमने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस बनाया है। तो इसमें हम जो निजीकरण हो रहा है उस पर आवाज़ उठाना चाहते हैं, ताकि जो बेरोजगार युवा हैं और बाकी जो युवा बेरोजगार नागरिक हैं तो उनको रोजगार मिल सके। ये हमने माननीय राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा है। तो इसलिए हमारा एक स्लोगन भी है, ना हम चोर हैं ना चौकीदार हैं, हम तो सिर्फ बेरोजगार हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस बनाया है और जिस तरीके से रेल बेची जा रही है, भेल बेची जा रही है, सारा कुछ बेचा जा रहा है कि घाटे में चल रही हैं ये कंपनियां या विभाग, तो निजीकरण करके कौन सा ये लाभ कमा लेंगे? अडानी अंबानी शायद इसमें लाभ कमाएं। तो इससे बड़ा प्रश्न है और इससे जितने भी मतलब बेरोजगार युवा है उनके साथ बड़ा ही अन्याय हुआ है। तो आज हम इस संबंध में बेरोजगार दिवस मना रहे हैं
माननीय राष्ट्रपति महोदय को डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से ज्ञापन दिया है और हमारा स्लोगन भी है, ना हम चोर हैं, ना हम चौकीदार हैं, हम तो बेरोजगार हैं। विद्युत संबंधी विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर डीवाईएफआई कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपा। ईडी में माकपा कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। झूठे मुकदमे नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जिले के टीबी कस्बे में विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता द्वारा आंदोलनकारियों पर दर्ज करवाए गए मुकदमे को वापस लेने सहित विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार को डीवाईएफआई कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपा। डीवाईएफआई कार्यकर्ताओं का कहना है कि देश भर में कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन के कारण लोगों पर आर्थिक संकट आन पड़ा है। ऐसे में कई लोगों का रोजगार छिन गया है और सरकार ने बिजली की दरों को भी बढ़ा दिया है। निर्धन वर्ग के लोग बिजली के बिल भरने में असमर्थ हैं। ऐसे में जो लोग सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, उन पर ही विभिन्न विभाग के अधिकारियों द्वारा झूठे मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं। डीवाईएफआई कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज 6 माह के बिजली के बिल माफ करने, बिजली की दरों में की गई बढ़ोतरी को वापस लेने सहित झूठे मुकदमे वापस लेने की मांग की है। लगातार बिजली के बिल बढ़ाए जा रहे हैं। कोरोना काल के अंदर सरकार ने कहा था कि हम जो लॉकडाउन के अंदर रहेंगे उनकी पालना करेंगे, उनके तमाम सुविधाएं मिलेगी, तमाम बिजली के बिल माफ किए जाएंगे। सरकार ने झूठे वादे किए थे, उनके बाद भी बिजली के बिल भारी भरकम उनको बढ़ा के बिजली के बिल इस तरह के आ रहे हैं। 10-10 हजार आम आदमी के जो भी बिल आ रहे हैं वो ज्यादा आ रहे हैं। उन बिलों को माफ करवाने के लिए माकपा कार्यकर्ता टीबी एसडीएम कार्यालय के आगे लगातार बैठे हैं। उन्होंने पुलिस ने आंदोलन को खत्म करने के लिए, आंदोलन पर दबाव बनाने के लिए माकपा कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष जगजीत सिंह जग्गी और उन तमाम लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए हैं। आज हम मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज रहे हैं मार्फत एसडीएम के कि उनके झूठे मुकदमे वापस लो, अन्यथा पूरे जिले के अंदर भारत की जनवादी नौजवान सुबह आंदोलन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में गुरुवार को भाजपा किसान मोर्चा कार्यकर्ताओं ने जंक्शन में पौधारोपण किया। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के सदस्यों ने गुरुवार को जंक्शन में पौधारोपण कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस मनाया। किसान मोर्चा पदाधिकारियों ने इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। किसान मोर्चा पदाधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में देश भर में कार्यकर्ताओं द्वारा सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस क्रम में पिछले एक सप्ताह से सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्य किए जा रहे हैं। इस अवसर पर किसान मोर्चा से जुड़े कार्यकर्ताओं ने पौधे लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी आयु की कामना की। पार्टी किसान मोर्चा द्वारा हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिवस पर पौधारोपण किया गया और मैं भगवान से यही कामना करता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की काफ़ी लंबी उम्र हो ताकि वो देश के हित में अच्छे कार्य करें। और पूरी पार्टी के पदाधिकारियों की तरफ से और मेरे किसान मोर्चा की तरफ से मैं पुनः उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक की बात। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं।
और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है, तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जंक्शन में तिलक सर्किल के नजदीक स्थित IOCL के कार्यालय को नगर परिषद ने अधिकृत कर सील करवा दिया। नगर परिषद ने जंक्शन में तिलक सर्किल के नजदीक स्थित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के दफ्तर को अधिकृत कर लिया है। गुरुवार को नगर परिषद की टीम ने IOCL के कार्यालय में अपने ताले लगाकर इसे सील कर दिया। नगर परिषद आयुक्त पूजा शर्मा ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि IOCL को पूर्व में तिलक सर्किल के नजदीक 2 आवासीय क्वार्टर नगर परिषद ने आवंटित किए थे, जिन्हें IOCL द्वारा नीलाम किया जा रहा था। जब नगर परिषद को इस संदर्भ में सूचना मिली तो दोनों क्वार्टरों को अधिकृत कर उन्हें सील करवा दिया गया। IOCL को 2 क्वार्टर दिए गए थे और अंदर जो था IOCL को दिए गए थे और IOCL को देने के बाद उन्होंने जो है ऑप्शन कर दी थी, जबकि वो उसके खिलाफ थी, उनको नोट किया गया था कि वो जंक्शन के गांधीनगर स्थित झूलेलाल मंदिर में स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सत्संग का आयोजन किया गया। पूज्य सिंधी पंचायत गांधीनगर में झूलेलाल मंदिर के 52वें वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में सत्संग का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत श्रद्धालुओं द्वारा भगवान झूलेलाल की ज्योत प्रज्वलित कर आरती कर की गई। आयोजन समिति सदस्यों ने बताया कि हर वर्ष झूलेलाल मंदिर के वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में विशाल मेला लगाया जाता है, परंतु इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते मेला स्थगित कर दिया गया। इसे छोटे रूप में मनाते हुए भजन संध्या कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने बताया कि भजन संध्या के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने भगवान झूलेलाल के समक्ष माथा टेक कर मन्नतें मांगी। कार्यक्रम में रामचंद्र तनवानी, तिकम चौथवानी, नंदलाल, डालू चेड़ानी, चेलाराम चौथवानी, नथू राम केसवानी, किशन लाल चौथवानी सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे। प्रोग्राम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 52वां महोत्सव हमारा बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते बहुत ही कार्यक्रम छोटे रूप में मनाने का निर्णय लिया गया, जो कि पूरा प्रशासन की देखरेख में, यानी कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष हर चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। और ये हमारा 52वां वार्षिक महोत्सव बार कोरोना महामारी के चलते बिल्कुल ही सिंपल सादे रूप में मनाया है, जो कि 1 घंटे का है। मात्र 4 भजन गा के झूलेलाल का प्रसाद वितरण करके और हर सेवादार अपने यानी कि भगत अपने घर को रवाना होगा। बैठने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। एम्बुलेंस वाहनों में LPG ईंधन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर एम्बुलेंस वाहन चालकों ने जिला परिवहन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। एम्बुलेंस वाहन चालकों ने गुरुवार को जिला परिवहन अधिकारी को ज्ञापन सौंप बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के घूम रहे एम्बुलेंस वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। एम्बुलेंस वाहन चालकों का कहना है कि जिला अस्पताल के बाहर खड़े निजी एम्बुलेंस वाहन के कुछ चालकों के पास इन वाहनों के पूरे कागजात तक उपलब्ध नहीं है। वहीं नियमों को ताक पर रखकर कुछ चालक एम्बुलेंस में घरेलू LPG ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनका उनके पास कोई परमिट नहीं है। एम्बुलेंस वाहन चालकों ने बताया कि एम्बुलेंस मरीजों को लाने और ले जाने का काम करती है। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन टैंक के साथ साथ कई अन्य आवश्यक उपकरणों का होना भी जरूरी है। ऐसे में LPG ईंधन पर चल रही एम्बुलेंस में बड़ी दुर्घटनाएं होने का अंदेशा बना रहता है। एम्बुलेंस चालकों ने DTO को ज्ञापन सौंप वाहनों में LPG ईंधन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। समस्या ये है जी कि पिछले 6-7 माह से 5-6 एम्बुलेंस गाड़ियां आई है, जो कि वैन है, गैस पर चलती है, और ये ना ही इनके कागजात कंप्लीट है ना और है, और कुछ एम्बुलेंस भी है जिनके कागज कंप्लीट नहीं है। इसलिए हमने आज DTO साहब को इस संबंध में ज्ञापन दिया है, उनसे मांग की है प्रशासन से इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिससे वो घरेलू गैस डालते हैं टैंक में, जिससे मरीज की सेहत भी सही नहीं है, सेहत के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, और साथ में हर समय हादसे की आशंका बनी रहती है, कल को कुछ भी हादसा हो जाए, और इससे सभी एम्बुलेंस चालकों का नाम आएगा उसमें कि एम्बुलेंस वालों का कारण ये हुआ है। इसलिए आज कुछ 19 लोगों ने हस्ताक्षर करके ये एप्लीकेशन हमने आज DTO साहब को दी है,
उन्होंने भरोसा दिया है कि आपका बहुत जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। गाड़ियों के पास नहीं है, कई गाड़ियों के कागज कंप्लीट नहीं है, उनके पास फिटनेस होता है, प्रदूषण है, ये कंप्लीट नहीं है उनका। DTO साहब से यही मांग है जी, यहाँ पर ये घरेलू गाड़ी है जो सरकारी हॉस्पिटल के आगे गाड़ियाँ चल रही है, ये सब घरेलू गैस खा रहे हैं, इसमें मरीजों का खतरा है। फिर दूसरा खिलावट कर रहे हैं डीजल वाली गाड़ियों के साथ, इसलिए वो कह रहे हैं ऐसे ये ऐसे चलेगी गाड़ियाँ ऐसे वैसे। हमने इस दफा से उन लोग को DTO साहब को हमने जो दिए लेटर, उसकी जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। हमने तो यही सोचा है, मरीजों के साथ खिलवाड़ ना हो बिल्कुल भी। जंक्शन स्थित श्री गोविंद गोधाम गौशाला में इलाके की सुख समृद्धि की कामना को लेकर हवन यज्ञ करवाया गया। श्री गोविंद गोधाम गौशाला में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया। अखंड रामायण पाठ का समापन गुरुवार को विधिवत हवन यज्ञ में पूर्ण आहुति के साथ किया गया। श्री गोविंद गोधाम समिति के सदस्यों ने बताया कि गौशाला में हर वर्ष शहर की सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना के लिए 681 अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया जाता है तथा पंचकुंडीय महायज्ञ के साथ इसका समापन किया जाता है। परंतु इस वर्ष कोरोना के चलते इस आयोजन को छोटे रूप में करते हुए 108 अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया। गुरुवार को विधिवत पूजा अर्चना के बाद यज्ञ में पूर्ण आहुति के साथ समापन किया गया। यज्ञ के समापन पर श्रद्धालुओं ने आरती कर समामनी का प्रसाद वितरित किया। भारत के पवित्र धरती पर अपने आप में अन्यतम स्थान रखता है। सुंदरता, दिव्यता, पोषण और सेवा के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे गौशाला भारत भूमि में लगभग इस समय 64,000 गौशालाएं हैं, पर अपनी यह गौशाला अपनी दिव्यता से ओतप्रोत है। लोगों को नहीं ध्यान हो तो बात अलग, पर भारत की यह गौशाला अपने आप में अपना पहचान रखता है। भगवान राधा गोविंद प्रत्यक्ष विद्यमान हैं। गौ माता परम सिद्धि को देने के लिए आतुर हैं। गोधाम में जो हरि भक्त आए अपने इष्ट, अपने कामना, अपने भाव की पूर्ति प्राप्त करता है। संतों की प्रेरणा से श्रीमद् रामचरितमानस यानी रामायण जी का अखंड पाठ वर्षों से निरंतर प्रतिवर्ष चलता रहा है। कभी 600, 700 पाठ होते रहे अखंड। तो वर्तमान महामारी के दोष का भय मानते हुए संकुचित रूप रखा गया, जिसमें 108 अखंड रामायण जी का पाठ हुआ। 9 दिवस तक दिवा रात्रि अखंड श्री हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ हुआ है। आज प्रेमी भक्तों के द्वारा यज्ञ का विश्राम पूर्णाहुति हवन हुआ है और भगवान को जो दिव्य प्रसादी भक्तों के ही माध्यम से निवेदित किया गया है, वह दिव्य प्रसाद भक्तों में वितरण किया जाएगा। ये संक्षिप्त कार्य स्वरूप था आज की व्यवस्था में। यहाँ के सेवक, संचालक, संस्थापक और जो हमारे प्रेमी भक्त हैं, भक्तों के बगैर तो काम चलता नहीं, तो इसलिए इन भक्तों की कृपा से यह सब यज्ञ परिपूर्ण हुआ। ब्राह्मण देवता की अनुग्रह, उनकी कृपा, उनका समर्पण और उनकी पूर्ण साधना से यज्ञ पूर्ण हो रहा है। भारतीय मजदूर संघ द्वारा विद्युत विभाग के दक्षिण अभियंता कार्यालय में भगवान विश्वकर्मा की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। भारतीय मजदूर संघ के सदस्यों ने जंक्शन स्थित विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय में भगवान विश्वकर्मा की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई। इस मौके पर संघ सदस्यों ने भगवान विश्वकर्मा की आरती कर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। साथ ही इस दौरान विद्युत विभाग के संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याओं के बारे में विचार विमर्श किया गया। संघ पदाधिकारियों ने बताया कि विभागीय मनमानियों के चलते कर्मचारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में भारतीय मजदूर संघ द्वारा विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। इस दौरान भारतीय मजदूर संघ द्वारा श्रमिक और कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए किए जा रहे आंदोलन की आगामी रणनीति पर गहनता से चर्चा की गई। संघ पदाधिकारियों का कहना है कि आंदोलन के तहत विभागीय कार्यालयों के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा। यदि उनकी मांगों को नहीं माना जाता तो संघ सदस्य अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर देंगे। वाटर वर्क्स वाले बैठे अपने जिले का बहुत बुरा हाल है विद्युत के मामले में। लगभग 1.5 साल हो गए, 12 महीने से ऊपर हो गए, बहुत ही बुरा हाल है। जिले में जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं। यहाँ के मुखिया को उसके बारे में कोई फिक्र नहीं है। मुखिया जी फोन उठा के किसी कॉमरेड को, किसी को कह देते हैं कि आप धरना बंद करो। कल टीपी में था धरना, एक SI की अंगूठा कट गया। गोगामेड़ी धरना चल रहा है, पल्लू धरना चल रहा है। दो धरना था, वो वहां के SDM और कुछ पदाधिकारी अपने निगम के अधिकारी मिलके उसको डाइवर्ट किया है। वो भी आगामी रणनीति होगी। अपने जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने दूसरे भाई संगठन चला रहे हैं, उनका भी धरना 13-14 दिन से चल रहा है, लेकिन अधीक्षण अभियंता को इसकी कोई फिक्र नहीं है।
17 सितंबर को भारतीय मजदूर संघ की ओर से विश्वकर्मा जयंती मनाई गई। इसमें भारतीय मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष श्रीमान अमर सिंह जी ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। जिला महामंत्री इमराज जी धोतिया, डिस्कॉम श्रमिक महासंघ के पदाधिकारी कृष्ण जी ताइल व विद्युत विभाग के कोने कोने से पधारे सभी कर्मचारियों का आज इस विश्वकर्मा जयंती पर पधार कर कार्यक्रम को सफल बनाया तथा साथ में एक अध्यक्षता बेनता कार्यालय पर एक आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे, जिससे आंदोलन हो जिसमें कर्मचारियों की ज्वलनशील समस्याएं उन पर विचार किया जाए, क्योंकि पूरे जिले में विद्युत कार्यालयों पर जगह जगह आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। हर हमारे जो संगठन पैरेलल काम करते हैं उनका धरना चल रहा है, लेकिन यहाँ के मुखिया कोई उस पर विचार विमर्श कर रहे, गवर्नमेंट ध्यान रहे। इसलिए भारतीय मजदूर संघ भी अपनी इसी कड़ी में को आगे बढ़ाते हुए एक आंदोलन की रूपरेखा करेंगे, जिसमें अध्यक्षता बेनता कार्यालय में आंदोलन करके यदि आंदोलन से हल नहीं हुआ एक दिन के धरने से तो अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। ये और कर्मचारी की मुख्य मांगे, अब FRT का काम दिया गया है, वो पूरे डिस्कॉम को 3 डिस्कॉम में 3-3 अरब का काम दिया गया है। FRT को 2 लाख कुछ रुपए का भुगतान करेंगे एक सब डिवीजन का, जबकि काम कर्मचारियों को करना है। पहले भी ऐसा ही क्या हो पाया है, यहाँ जिले में काम नहीं हो रहा है। इस कारण इस पे भी जगह जगह आंदोलन चल रहा है भारतीय मजदूर संघ का, और इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूं नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।